हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 5, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम चैप्टर वाइज, इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज वाइज एक एक क्वेश्चन को, एक एक सवाल को करते जाएंगे। और पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी इसको हिंदी में कहते हैं। इस चैप्टर के इस पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसमें कौन से फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसका, तो उसके डिटेल में हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फिर इसके बाद हम 5.1 एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल में प्रॉपर तरीके से, अंडरस्टैंडिंग तरीके से इनको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। इसके पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं चैप्टर को करने से पहले, एक्सरसाइज को करने से पहले। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। एपी हिंदी मीडियम में भी इसे एपी लिख सकते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब ये एपी बेसिकली होती क्या है इसको समझते हैं हम। तो एपी एक वो सीरीज होती है, एक न्यूमेरिकल सीरीज होती है जिसमें एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है और एक कॉमन क्वांटिटी होती है जो सीरीज में कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती है। जैसे समझिए कि हमने यहां पर एक फिक्स्ड क्वांटिटी 50 रखी, इसके बाद हम 50 के बाद जो जो नंबर आते जाएंगे उसमें एक कॉमन नंबर ऐड करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए 5, हमने यहां पर कॉमन नंबर 5 मान लिया, जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस हिंदी में इसको कहते हैं सर्वांतर। कॉमन डिफरेंस इसे हम डी से डिनोट करते हैं। जैसे हमने कॉमन डिफरेंस मान लिया, एक कॉमन नंबर मान लिया 5 है, तो 50 में हमने 5 ऐड किया तो ये हो गया 55। इसके बाद 55 में फिर 5 ऐड किया तो ये हो गया 60। फिर 60 में 5 ऐड किया तो ये हो गया 65। फिर 65 में 5 ऐड किया तो 70। ऐसे हम ऐड करते जाएंगे तो ये जो एक सीरीज बन जाएगी इसको हम कहेंगे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक मतलब कोई एक न्यूमेरिकल सीरीज है, कोई एक सीरीज है जिसमें प्रोग्रेस हो रही है। और वो प्रोग्रेस ऐसे मतलब रैंडमली कोई भी नंबर ऐड होकर नहीं हो रही है, एक कोई फिक्स्ड नंबर है, एक कोई कॉमन नंबर है, उस कॉमन नंबर को कंटिन्यूअसली ऐड किया जा रहा है और वो ऐड करते करते प्रोग्रेस कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, प्रोग्रेस हो रही है। एपी इसे हम कहते हैं। ठीक है, इसमें हम इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर जमाने की कोशिश करते हैं तो पहले वाले टर्म को हम A1 मान लेते हैं, दूसरे वाले टर्म को हम A2 मान लेते हैं, तीसरे वाले टर्म को A3, A4 डैश डैश डैश, इस तरीके से लास्ट में हमारा बोल सकते हैं AN, nth टर्म। nth टर्म मतलब कोई एंड टर्म है जो कोई भी नंबर हो सकता है। n मतलब एक इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हम जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर A1 जिसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को A1 या A हम कह सकते हैं। अब ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म कैसे बना था, फर्स्ट टर्म में कोई एक कॉमन डिफरेंस नंबर था, एक कॉमन नंबर था जिसको हमने ऐड किया था, मतलब A प्लस डी। तो सेकंड टर्म हमारा हो जाएगा A प्लस डी। थर्ड टर्म कैसे आएगा, A प्लस 2D, मतलब अब इस वाले नंबर में हमने जो ऐड किया था तो जो हमारा डिफरेंस था उसका डबल हो गया, उसका डबल हो गया मतलब 2 5 10। तो इसमें 50 के बाद ये हो जाएगा 2D, 2D मतलब जो हमारा डिफरेंस था 5 उसका डबल, तो 5 का डबल 10 हो गया और 10 हो जाएगा, मतलब 50 में 10 ऐड करेंगे 60, A प्लस 2D। ठीक है, फिर हो जाएगा इसी तरह A प्लस 3D, मतलब अब यहां पर उसका ट्रिपल ऐड हो जाएगा, जो डिफरेंस था उसका ट्रिपल, तो 5 का ट्रिपल 15, तो 50 में 15 ऐड करेंगे तो 65, A प्लस 3D। ऐसे ही फिर आ जाएगा A प्लस 4D और डैश 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 या आगे बढ़ते जाएगा। AN को हम लिखते हैं, AN हमारा फॉर्मूला हो जाता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है AN का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक स्टैंडर्ड AP हमारी बन जाती है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और लास्ट में ये nth टर्म हो जाता है। आई थिंक इतना चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। ये हमारा फर्स्ट टर्म था, फिर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म
और ये इनके बीच में जो डिफरेंस चल रहा होता है कॉमन नंबर का, दैट इज कॉल्ड डी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये कुछ चीजें बेसिक चीजें थी इसमें। अब हम जरा इसमें समझते हैं। अगर मान लीजिए मुझे डी निकालना है, डी अगर मुझे निकालना है तो डी हम ऐसे निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके निकाल सकते हैं, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, मतलब कोई भी हम कह सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस जो होता है वो डी निकल जाता है। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म यहां पर आ जाएगा 60 माइनस आपका 55। ठीक है, सॉरी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं A3 माइनस A2, अगर न्यूमेरिकली हम ना लिखें A3 माइनस A2, फिर A4 में से A3 माइनस करके भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम D कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जरा हम इसके एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो अभी हमने समझी। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं और इससे हम और क्लियर तरीके से क्वेश्चंस के एग्जांपल्स के थ्रू हम चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं। तो 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एज अरिथमेटिक प्रोग्रेस एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी एंड वाई। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं इनमें ये सिचुएशन में ये बताना है हमें कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो ये हमें बताना है इसमें कि ये पॉसिबल है या नहीं है इन सिचुएशन के अंदर। तो हमारा जो पहला सवाल है, पहला सवाल कहता है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड RS 8 फॉर ईच ऑफ एडिशनल किलोमीटर। वो कहते हैं कि टैक्सी का जो किराया है आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 15 रुपीज है, यानी फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए 15 है। तो ये 1 किलोमीटर का चार्ज है। उसके बाद 1 किलोमीटर से आगे आप जितने दूर भी जाएंगे हर 1 किलोमीटर का ऐड होता जाएगा, 8 रुपीज ऐड होता जाएगा। सिर्फ फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 है, फर्स्ट किलोमीटर के बाद सेकंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर, आगे जितने भी किलोमीटर आप जाएंगे उसके बाद आपको हर किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपए देना होगा। तो 15 में 8 ऐड अगर हम कर देंगे तो 15 प्लस 8 हो जाएगा 23। फिर इसके बाद फिर आप 2 किलोमीटर तक पहुंच गए, उसके बाद फिर तीसरा किलोमीटर जाएंगे तो फिर 8 रुपए फिर ऐड हो जाएंगे आपके किराए में। तो 23 प्लस 8 हो जाएगा आपका 31। ठीक है, फिर आप और आगे जाएंगे, 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो फिर 8 रुपए आपके बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 39। फिर 8 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो फिर आपके बढ़ जाएंगे 8 रुपए। फिर नेक्स्ट किलोमीटर फिर और आगे जाएंगे तो आपके 8 रुपए और बढ़ जाएंगे, तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका 47। और जितने किलोमीटर आप आगे जाते रहेंगे आपके 8 रुपए के हिसाब से आपका किराया बढ़ता रहेगा, मतलब ये एपी है। इसको जरा हम सॉल्यूशंस में देख लेते हैं कि हमें कैसे सॉल्व करना है स्टेप वाइज। तो हमने यहां पर देखा इट कैन बी ऑब्जर्व, हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्वेश्चन में पढ़ के, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का फेयर 15 रुपए है, 15 रुपीज है। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर, शुरुआत के 2 किलोमीटर के लिए, तो ये पहले किलोमीटर के लिए किराया है, फिर अगले किलोमीटर से आपको 8 रुपए देना है, 15 नहीं देना है। तो ये 2 किलोमीटर का किराया ऐड होके हो गया 23। फिर उसके बाद टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर, अगर आप 3 किलोमीटर जाएंगे तो 23 में फिर 8 ऐड हो जाएगा, 31 हो जाएगा। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 4 किलोमीटर, अगर आप 4 किलोमीटर जाएंगे तो 3 किलोमीटर तक के किराए में फिर 8 रुपए ऐड हो जाएगा, 39 रुपीज हो जाएगा। इस तरीके से आपकी जो टीएपी बने, सॉरी एपी बन जाएगी वो 15, 23, 31, 39, 15, 23, 31, 39, और आगे आप जाते जाएंगे आपका 8 रुपए ऐड होता जाएगा। फॉर्म्स एन एपी बिकॉज एवरी टर्म इज 8 मोर देन द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हर बार 8 रुपए ज्यादा होता जा रहा है, एक फिक्स क्वांटिटी, कॉमन क्वांटिटी आपकी बढ़ती जा रही है, दैट इज कॉल्ड एपी। ठीक है, तो आई थिंक ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। जब एक कॉमन क्वांटिटी, एक फिक्स क्वांटिटी हर बार प्रोग्रेस होती जाती है तो हम इसे एपी का नाम दे देते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो पहले हम क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, इसके बाद हम इसके सॉल्यूशंस को समझते हैं। The amount of air present in the cylinder when a vacuum, the amount of air present in a cylinder, एक सिलेंडर है, सिलेंडर वैसे ही सिलेंडर जैसे हमारे घरों में होते हैं, ठीक है, जैसे आपने हॉस्पिटल में वगैरह देखे होंगे ऑक्सीजन सिलेंडर, कुछ ऐसा ही सिलेंडर मान लो, एक सिलेंडर है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, उस सिलेंडर के अंदर अमाउंट ऑफ एयर, कुछ हवा भरी हुई है कुछ मात्रा में, व्हेन अ वैक्यूम पंप,
रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर। तो एक पंप है, उस पंप से उस हवा को बाहर निकाला जा रहा है, हवा को खाली किया जा रहा है, एयर को बाहर निकाला जा रहा है एक पंप के थ्रू। ठीक है, तो एक बार पंप चलाने पर, एक बार पंप करने पर उसमें जितनी भी गैस होती है 1/4 बाहर हो जाती है। 1/4 का मतलब ऐसा समझो कि अगर इसके अंदर पूरी 4 लीटर गैस भरी हुई है तो 4 लीटर में से एक बार पंप करने पे 1 लीटर गैस बाहर आ जाती है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, 1/4 गैस बाहर आ जाती है। ठीक है, रिमेनिंग द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक, सॉरी, तो रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, अब यहां पर हम जरा सॉल्यूशंस को कर लेते हैं इसके कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली इसमें। तो हम यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर V। अच्छा, मैंने डायग्राम मिटा दिया। तो जैसे हमारे पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर में हमने मान लिया अभी हमारे पास V मतलब वॉल्यूम, जितना बड़ा सिलेंडर होगा उतनी गैस उसमें भरी होगी। तो हमारे पास मान लिया इस सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम V है, तो इसमें V लीटर गैस बन जाएगी। इन ईच स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब एक बार पंप करने पर, द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर, टोटल एयर का 1/4 बाहर निकाल देता है पंप। ठीक है, इन द सिलेंडर एट अ टाइम, एक बार में। इन अदर वर्ड्स, दूसरे तरीके से, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं आफ्टर एवरी स्ट्रोक, हर एक स्ट्रोक के बाद, ओनली आपके पास सिलेंडर में गैस भरती है, जैसे मान लीजिए टोटल 1 लीटर गैस है, उसमें से 1/4 बाहर निकल जाती है, तो बचती कितनी है, 4 बन जा 4, 4 में से बन जाएगा 3, 3/4 ऑफ पार्ट एयर विल बी रिमेन। तो 3/4 पार्ट उसके अंदर बचेगी। जैसे आप समझ सकते हैं 4 में से अगर 1 निकल गया तो 4 में से कितना बचेगा, 3 बचेगा। 4 में से 1 निकल गया तो 4 में से 3 बच जाएगा। ये पंप के थ्रू बाहर निकल गया एक स्ट्रोक में, तो आपके पास उस वॉल्यूम में ये 3/4 पार्ट बचेगी। ठीक है, तो जरा इसको और आगे हम देख लेते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम विल बी, तब वहां पर जो वॉल्यूम निकल के आएगा, वॉल्यूम पहले उसमें V लीटर थी, फिर 1/4 निकल गया तो 3/4 वॉल्यूम का 3/4 बचा, फिर 1/4 निकल गया तो जो हमारे पास वॉल्यूम उसके अंदर था उसका 3/4 बचा। इसके बाद फिर 1/4 निकल गया, जो हमारे पास अभी एयर उसके अंदर है उस एयर का फिर 1/4 निकल गया। ऐसे समझो एक हमारे पास तरबूज है, उस तरबूज के अगर हम हिस्से करें तो इसमें से एक हिस्सा हमने खा लिया सबने मिलकर, तो अब ये जो हमारे पास बचा इस तरबूज का फिर 1/4, तो इस तरबूज को अपन पूरे 4 हिस्से में बांट देंगे। अब इस तरबूज को फिर मान लो इस तरीके से अपन ने ये 4 बराबर हिस्से में बांट दिया, तो फिर इसका 1/4 हिस्सा फिर खा लिया हमने। अब बाकी फिर जो हमारे पास बचा है उसका फिर 1/4 निकाला हमने। ठीक है, तो 1/4 ऐसे मान लो ऐसे, तो फिर उसका 1/4 पार्ट खा लिया हमने, तो फिर उसको जो बचेगा उसको फिर 4 हिस्से में बांटेंगे। इस तरीके से 4-4 हिस्से में उसको बांटते जाएंगे, उसका 1/4 बाहर निकल जाएगा और हर बार उसका 3/4 पार्ट बचता रहेगा, तब तक जब तक पूरी एयर बाहर नहीं निकल जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास जो एक मल्टीपल में नंबर चलता जाएगा, उसका 3/4, फिर उसका 3/4, फिर उसका 3/4, इस तरीके से clearly it can be observed that adjacent terms of the series do not have the same difference। इनके बीच में डिफरेंस नहीं, मल्टीपल हो रहा है, हर बार 3/4 का मल्टीपल होता जाएगा, तो इसे डिफरेंस नहीं कहेंगे हम, इसमें एक कॉमन डिफरेंस। अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो सब में सेम डिफरेंस नहीं आएगा, कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा। Therefore this is not an AP। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये AP नहीं है। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। अब जरा थर्ड वाला हम देख लेते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले हम। थर्ड वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल, वेल मतलब एक कुआं खोदना चाह रहे हैं हम। चलिए, तो ये वेल हमने मान लिया, एक कुआं सिलेंडर जैसा ही है, सिलेंड्रिकल कुआं होता है, वेल होता है, तो कुआं खोद रहे हैं हम, वेल डिगिंग कर रहे हैं। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हर 1 मीटर की खुदाई करने के बाद, जैसे यहां तक 1 मीटर हो गया, हर 1 मीटर की खुदाई करने के बाद इसमें कह रहे हैं when it cost Rs 150 for the first मीटर, पहले मीटर की खुदाई का जो कॉस्ट आया वो 150 रुपए आया, एंड राइज बाय
₹15 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। उसके बाद आप जितना गहरा खोदते जाएंगे हर मीटर का आपको ₹50 देना पड़ेगा। शुरुआत में क्योंकि उन्हें चीजें थोड़ा सा जमानी पड़ेंगी, या स्टार्टिंग में अपन कहें कि उसके लिए थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ेगी, प्रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, तो इसके लिए चार्ज थोड़ा सा ज्यादा ले लिया। तो ₹150 1 मीटर, शुरुआती 1 मीटर की खुदाई के लिए ₹150 देना है। उसके बाद आप जितने भी मीटर खुदाई करवाएंगे तो उसको हर मीटर के हिसाब से ₹50 और बढ़ते जाएंगे। तो इसका मतलब 150 में फिर 50 ऐड हो जाएंगे तो 200, फिर अगले मीटर के लिए फिर 250, फिर अगले मीटर के लिए 300। तो ये तो आपको दिख रही है कॉमन डिफरेंस आ रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है, मतलब दैट इज एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर बन रही है। ठीक है, जरा फटाफट इसके सॉल्यूशंस को अपन नजर डाल लेते हैं एक बार। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर, ये पहले क्वेश्चन की तरह ही है, जो हमने पहला सवाल देखा था उसी की तरह बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर, पहले मीटर की खुदाई का चार्ज ₹150। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 2 मीटर्स, तो 1 मीटर के बाद अगले मीटर से आपको ₹50 देना पड़ेगा, तो 150 प्लस 50 हो जाएगा ₹200। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 3 मीटर्स, 3 मीटर की खुदाई के लिए फिर आपको ₹200 में 50 ऐड हो जाएगा, ₹250। फिर इसी तरह से 4 मीटर के लिए फिर ₹50 ऐड होता जाएगा। इस तरीके से ऐड होता जाएगा, 150, 200, 250, 300, और ये बन जाएगी आपकी एक सुंदर सी एपी। बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारी एपी, क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन डिफरेंस, एक कॉमन नंबर है जो 50 है, जो हर बार प्रोसीड होता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। पहले हम क्वेश्चन कह रहा है हमारा, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन RS 1 लाख। ठीक है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, सॉरी, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 1 लाख नहीं। ठीक है, 1 लाख बहुत हो जाएगा आपका। तो 10,000 इज डिपोजिटेड, ठीक है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% रेट पर एनम। आप क्या कह रहे हैं इसमें, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल आपके अमाउंट ऑफ जो मनी है वो बढ़ रही है। व्हेन RS 10,000 इज डिपोजिटेड, अगर आपने 10,000 रुपए इसमें डिपोजिट कर रखे हैं तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 8% के हिसाब से उसमें जो इंटरेस्ट मिलता जाएगा, तो एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल आपके अकाउंट में आता चल जाएगा 10,000 के ऊपर। ठीक है, तो इट कैन बी ऑब्जर्व। अच्छा ठीक है, इसके फोर्थ नंबर के सॉल्यूशंस को हम समझते हैं। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। तो पहले इसके जरा लैंग्वेज से हम समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट दे आर सेइंग। वी नो दैट, हम जानते हैं, इफ P इज द डिपोजिटेड इन एट R%, P मतलब जैसे हमने 10,000 रुपए डिपोजिट किया, P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, 10,000 रुपए जो हमारा क्वेश्चन में लिखा है, 10,000 अमाउंट हमने डिपोजिट किया एट R% रेट, कोई फिक्स परसेंट है, इसमें 8% लिखा है क्वेश्चन में, R% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर एन ईयर्स, कितने साल तक नहीं पता, जितने साल तक भी रखना है तो उसको एन मान लिया, एन ईयर्स। अवर मनी विल बी, तो कितने साल बाद हमारी मनी, जैसे एन ईयर्स है, एन ईयर बाद हमारी मनी हो जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी अमाउंट इसमें निकाल दिया हमने, अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n। जैसे 10 साल बाद हमारा अमाउंट ये हो जाएगा, तो ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला हो गया एन ईयर बाद। अब इसके बाद इसमें आफ्टर एवरी ईयर अवर मनी विल बी, हर एक साल बाद हमारी जो मनी है, तो जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास प्रिंसिपल हमारा 10,000 है, उसमें 8% के हिसाब से बढ़ रहा है, रेट परसेंट 8 है। पहले साल में ये 1 लिख दिया, दूसरे साल में 2 पावर, तीसरे साल में 3 पावर, चौथे साल में 4 पावर। तो ये कंपाउंडली बढ़ता जा रहा है, एडिशनल नहीं बढ़ रहा है, मल्टीप्लिकेटिवली बढ़ रहा है ये। ठीक है, 1 साल का, 2 साल वाला, 3 साल वाला, 4 साल वाला, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कंपाउंड तरीके से बढ़ रहा है ये। तो ये आपका एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस अलग आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। क्लियरली एडजेसेंट टर्म्स ऑफ द सीरीज डू नॉट हैव द सेम डिफरेंस इन, जो दो आपके टर्म है, दो आपके टर्म है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। इन दो का डिफरेंस अलग आएगा, इन दो का डिफरेंस अलग आएगा, इन दोनों का डिफरेंस अलग आएगा, क्योंकि यहां पर नंबर एक एक करके कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, कंपाउंडली बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से हम इसे कहेंगे दिस इज नॉट एन एपी, ये आपकी एपी नहीं है। आई होप ये फोर्थ वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन नंबर नहीं बढ़ रहा है, एक कंपाउंडली ईयर के हिसाब से नंबर बढ़ रहा है ये। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ बहुत कॉमन चीजें हैं,
हम यहाँ पर एक दो क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, शुरुआत के 4 टर्म बताने हैं आपको एपी के। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन, जिसमें आपको पहला टर्म और उस एपी में जो कॉमन डिफरेंस है वो दिया हुआ है। तो हम इसमें बहुत इजी क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, हम कोई थोड़ा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन उठा लेते हैं इसमें। चलिए तीसरा वाला उठा लेते हैं, इसमें जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास तीसरे वाले क्वेश्चन में हमने देखा हमारा फर्स्ट टर्म, और ये सारे एक जैसे ही सॉल्व हो रहा है, बस नंबर चेंज है। तो हमने यहाँ पर देखा हमें फर्स्ट 4 टर्म्स बताना है। फर्स्ट 4 टर्म्स मतलब a1, a2, a3, a4 कॉमा लगाते जाएंगे, और आगे आपको a5 a6 नहीं बताना है, आपको सिर्फ फर्स्ट 4 टर्म्स, शुरू के 4 टर्म्स बताने हैं। तो a1 हमने बताया था आपको a होता है, दूसरा टर्म आपका फिर एक डिफरेंस ऐड हो जाएगा, तीसरे टर्म में 2 डिफरेंस ऐड हो जाएंगे, चौथे टर्म में 3 डिफरेंस ऐड हो जाएंगे। इसको मैं और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए हमारा जो फॉर्मूला होता है nth टर्म का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे मुझे मान लीजिए 10 बार टर्म निकालना है, तो n की जगह मैं 10 रखूंगा, तो ये हो जाएगा a10। फिर यहाँ पर a प्लस n की जगह मैं 10 रखूंगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी। तो a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 में से बन जाएगा, हो जाएगा 9d। तो a10 यहां पर जो भी नंबर दिया है उससे एक कम d निकल के आ जाता है। अगर मान लीजिए n की जगह पर और कोई नंबर, जैसे मान लीजिए 15 रखा हमने, तो a प्लस n की जगह 15 रखेंगे, 15 में से बन जाएगा तो बचेगा 14d। n की जगह मान लीजिए 17 रखा, तो n की जगह 17 रखा, ये हमारा फॉर्मूला है a प्लस। n की जगह 17 रखेंगे, 17 में से बन जाएगा तो बचेगा 16d। यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ टर्म आप निकालेंगे उससे एक कम d हो जाएगी। मतलब 4 निकाल रहे थे तो 3d, 3 निकाल रहे हैं तो 2d, 2 निकाल रहे हैं तो 1d, और इधर 1 निकाल रहे हैं तो एक भी d नहीं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि जो भी हमारा टर्म होता है उससे एक कम d यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये कुछ मैंने थोड़ा सा चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझाया। अब जरा हम सवाल पर आ जाते हैं। पहला वाला टर्म मतलब a हमारा 4, दूसरे वाले टर्म में यहां पर 4, a की वैल्यू 4 है, प्लस d की वैल्यू -3 है, तो यहां हमने -3 रख दिया। फिर a प्लस 2d, तो a हमारा 4 है प्लस 2 इंटू डी, तो 2 इंटू डी हमारा -3 है, तो नेगेटिव नंबर है इसलिए ब्रैकेट में लिखते जाना, ठीक है। फिर आपका है चौथा टर्म, तो चौथे टर्म में a लिखा है, a हमारा 4 है प्लस 3d, तो ये हमने 3 लिखा, और d की जगह हमारा -3 है, तो d की जगह हमने -3 लिख दिया। तो ये हम देखेंगे अब सवाल में आगे, तो ये हमारा 4 लिखा हुआ है प्लस, अब प्लस और माइनस का इंटू माइनस हो जाएगा, तो 4 - 3 मतलब 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। फिर 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस और माइनस का इंटू माइनस, तो 4 - 6 आपका आ जाएगा -2, तो ये आपका आ जाएगा -2। फिर ये दो नंबर का ब्रैकेट का मतलब इंटू है, और 3 और d आपस में बीच में कोई साइन नहीं था, मतलब इंटू सिचुएशन, 3 3 जा 9, और फिर 4 में से 9 जाएगा तो -5, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर आपका -5। ये स्टार्टिंग की 4 टर्म्स आ गए, जैसे पूछा था फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, तो एपी की ये फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे आ गए हैं। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब मैं फटाफट आपको फोर्थ वाला समझा देता हूँ। फोर्थ वाला समझने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे यही फॉर्मूला a1 a2 a3 a4। a1 मतलब पहला टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू, a हमारा फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, -1 दिया है। फिर सेकेंड टर्म देखेंगे हम, सेकेंड टर्म जिसमें हम a2 कहते हैं, a2 हमारा हो जाता है a प्लस d। अब a हमारे पास 4 दिया है, और d हमारे पास सॉरी इसमें है, इस वाले सवाल में हम हैं, तो a हमारा दिया है -1, a इसमें हमारा दिया है -1, और d हमारा दिया है 1/2, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और 2 में से 1 जाएगा, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 1, तो ये हो जाएगा -2 का 1 में इंटू करा -2 प्लस का 1, तो -2 और +1 हो जाएगा -1, तो आपका a2 निकल के आ गया -1, ठीक है। अब थर्ड टर्म निकालेंगे हम, तीसरा नंबर का टर्म, ठीक है। तीसरे नंबर के टर्म में देखेंगे हम a प्लस 2d, तो यहां पर ये हो जाएगा, अच्छा नीचे अपॉन में 2 लिखा था, वही मैं सोच रहा हूं कि ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म सेम क्यों आ गया। फर्स्ट टर्म भी हमारा -1 और सेकंड टर्म भी -1, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं है, पहला और दूसरा टर्म अलग अलग होता है। तो यहाँ पर अपॉन में 2 है ना, -2 का -1 में इंटू किया, -2 + 1/2, तो -2 + 1,
-1 हो जाएगा और अपॉन में ये 2 है तो ये अपॉन में 2 रहेगा, तो मतलब हमारा दूसरा टर्म आएगा -1/2। ठीक है, छोटी मोटी गलती हो जाती है। अब यहाँ पर ए हमारे पास दिया है -1 + 2, डी की वैल्यू हमारे पास दी है 1/2, तो डी की वैल्यू ये 1/2, सॉरी डी की वैल्यू हमारे पास दी है, ये डी की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -1 और ये प्लस का 1 बचा, -1 और +1 हो जाएगा 0, तो ये आ गया तीसरा टर्म आ गया हमारा 0। फोर्थ नंबर का टर्म अगर आप निकालेंगे तो फोर्थ नंबर के टर्म में हमारे पास दिया है, फोर्थ नंबर का टर्म क्या हो जाएगा, a4 = a + 3d। यहाँ पर जो भी नंबर है उससे एक कम डी, यहाँ पर मैंने आपको समझाया भी है, a4 मतलब a + 3d, तो a हमारा दिया है -1 + 3, डी की जगह हमारे पास है 1/2। ठीक है, इसको जगह हमारे पास है नहीं तो हम यहाँ पर लेके आ जाते हैं, तो ये हमारा -1 प्लस ये ऊपर का ऊपर इंटू हो जाएगा, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3/2, फिर ये -1 + 3/2 है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 का -1 में इंटू, तो -2 हो जाएगा, ऊपर +3 है, 3 में से 2 जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2, और चौथा टर्म हमारा हो जाएगा 1/2। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, सभी में 1/2 का डिफरेंस है, आधे आधे का डिफरेंस है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, पांचवा वाला जो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि डिफिकल्ट है, उसको भी मैं समझा देता हूँ, फिफ्थ वाले सवाल को। ठीक है, फिफ्थ वाले सवाल में पहला वाला टर्म a = हमारा दिया है -1.25। अच्छा, पहला टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, फर्स्ट टर्म तो डायरेक्ट उठा के लिख दे रहा है, सेकंड टर्म से निकालने की जरूरत पड़ रही है, तो a2 मतलब हो जाएगा a + d। a हमारा दिया है -1.25 और d हमारा दिया है -0.25। ठीक है, तो यहाँ पर -1.25 प्लस और माइनस का इंटू माइनस, और ये 0.25, दोनों का नंबर, दोनों का साइन सेम है, नंबर ऐड हो जाएगा, 1.25 और 0.25 हो जाएगा ये 1.50। ऐसे आप ऐड कर सकते हैं, 1.25, 0.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए एडिशन में, 5 और 5 10 का 0 1 कैरी, 2 और 2 4 और 1 5, ये आपका पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा और ये आ जाएगा 1, तो 1.50 आ गया, माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस। तीसरा टर्म निकालेंगे तो हमारे तीसरे टर्म के लिए आपका हो जाएगा a + 2d, यहाँ पर 3 लिखा है मतलब उससे एक कम d, तो a + 2d। a हमारे पास दिया है -1.25 + 2, d की जगह हमारे पास लिखा है -0.25। ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहाँ पर -1.25, इन दोनों का इंटू कर देते हैं, प्लस और माइनस का इंटू माइनस, 25 × 2 = 50, तो 0.50, और फिर इन दोनों को हम आगे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -1.75। तीसरा टर्म आ जाएगा, चौथा टर्म ऐसे ही आपने निकाल देंगे जैसे अभी हमने 3 टर्म निकाले हैं। आई होप बात समझ में आ गई है। चौथा टर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। अब आगे हम लोग जरा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज, नीचे जो एपी दी हुई है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इन एपी का हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो प्रिय मित्रों, पहली चीज तो ये समझ लो, फर्स्ट टर्म, एपी का फर्स्ट टर्म पहला वाला टर्म होता है, तो इन सब का जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म इनका पहला टर्म, यानी जो पहला नंबर है वो फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म जिसे हम ए से डिनोट या A1 से डिनोट करते हैं, तो ये इन सबका फर्स्ट टर्म, पहला पद, प्रथम पद निकल गया, सबका दिख रहा है, पहला टर्म इनका फर्स्ट टर्म हो गया। अब कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो D = हम A2 - A1 करके भी निकाल सकते हैं, या A3 में से A2 माइनस करके भी निकाल सकते हैं, या A4 में से A3 माइनस करके, यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर में से हम सब्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। दूसरे में से पहला माइनस करेंगे तो भी D निकल जाएगा, तीसरे में से दूसरा माइनस करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस D निकल जाएगा, और चौथे में से तीसरा माइनस करेंगे तो भी निकल जाएगा, हर बार सेम निकलेगा, तभी तो इसको एपी कहते हैं हम, कि इनका डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, तो सबका डिफरेंस आप लोग निकाल सकते हैं, मैं आपको लेकिन थोड़ा थोड़ा फटाफट बता देता हूं। पहले वाले का डिफरेंस क्या निकल के आएगा, पहले क्वेश्चन का सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, A2 - A1, तो A2 हमारे पास 1 दिया है और A1 हमारे पास 3 दिया है, डिफरेंस निकालेंगे तो -2। फर्स्ट टर्म पहला वाला टर्म और इसका कॉमन डिफरेंस आ गया ये। दूसरे वाले सवाल में हम देखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म तो -5 दिया है, अब इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, दूसरे टर्म यानी -1 में से पहला टर्म यानी -5 सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये -1, 2 माइनस का इंटू प्लस और ये 5,
सब्सट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन है, 5 में से बन जाएगा 4, बड़े नंबर के आगे प्लस है, प्लस का 4 आ गया। अब तीसरे वाले सवाल में अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, फर्स्ट टर्म तो हमारा पहला वाला टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस करना, दूसरा टर्म 5/3 है और फर्स्ट टर्म आपका 1/3, तो नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 5 में से बन जाएगा 4/3। इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ वाले सवाल में हमारा फर्स्ट टर्म दिया है पहला वाला टर्म 0.6, उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम, तो दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस करके निकालेंगे, तो 1.7 माइनस 0.6, माइनस करने के लिए आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दीजिएगा, तो यहाँ पर 7 में 6 जाएगा 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 1 में से 0 जाएगा तो 1, तो ये आ जाएगा आपका 1.1। ये आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ पर निकल के आ गया। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इनका फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस दूसरे में से पहला माइनस, सिंपल सी चीज थी, 1 मार्क्स की चीज थी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। आई होप समझ में आ गया होगा। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हम जरा इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सम बहुत ज्यादा है, इसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्ट से क्वेश्चन, कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा, बाकी आप खुद से करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जिससे कि मैं उसे अलग से सेपरेट डाउट क्लास में आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सी एपीज हैं, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस डी बताइए, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और हमारे पास जितने भी टर्म दिए इसके अलावा 3 और टर्म आपको बताने हैं। ठीक है, अगर ये एपी है तो सिंपल सी चीज। अब जरा ये तो बहुत आसान नंबर्स में दिख रहा है, मैं आपको दूसरा वाला थोड़ा सा जो डिफिकल्ट सा दिख रहा है उसे समझा देता हूं। तो पहले यही चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है, और अगर एपी नहीं है तो बोल देंगे दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। अगर ये एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस तो निकल ही जाएगा, और आपको फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालने हैं। चेक करते हैं जरा। पहला टर्म हमारा 2 दिया है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा 2 दिया है a1, और a2 हमारे पास दिया है 5/2, और a3 हमारे पास दिया है 3, और a4 यानी चौथा वाला टर्म हमारे पास दिया है 7/2। तो मैंने आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, d इज इक्वल टू दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस करते हैं, तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 मतलब a2 हमारा पास दिया है 5/2 और a1 हमारे पास दिया है 2, तो यहाँ पर 5 माइनस 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाएगा, आपका बचेगा 1/2। d की वैल्यू हमारी एक ही आ गई। दूसरा हम देखेंगे d की वैल्यू एक और आ जाएगी, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 भी हमारा डिफरेंस होता है, तो a3 हमारे पास 3 दिया है, a2 हमारे पास 5/2 दिया है। ठीक है, इसका निकालते हैं, हम सॉल्व करते हैं, 2 3 6, 6 में से 5 जाएगा 1/2, ये भी हमारा 1/2 आ गया। तो इसमें a2 माइनस a1 निकाला तो भी 1/2 आया, a3 माइनस a2 निकाला तो भी 1/2 आया। 2 निकालिए, तीसरे में और चेक कर लो जरा, तीसरा भी अगर निकल जाएगा तो समझ जाएंगे एपी है। तो a4 में से a3 माइनस करके चेक करेंगे, a4 माइनस a3, तो a4 हमारे पास दिया है 7/2 और a3 हमारे पास दिया है 3, 2 3 जा 6, 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा आपका 1/2, ये भी 1/2 आ गया। फिर आप लास्ट में यहां पर लिखेंगे a3 माइनस a2, या यहां से आप लिखेंगे a4 माइनस a3 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 1। हर बार आपका 1/2 आ रहा था। a4 में से a3 माइनस करा, यानी चौथे टर्म में से तीसरा टर्म माइनस करा तो भी 1/2 आया, तीसरे टर्म में से दूसरा टर्म माइनस करा तो भी 1/2, दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस किया तो भी 1/2। हर बार हमारा 1/2 आ रहा है, मतलब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकल रहा है, तो हम बोलेंगे दिस इज एन एपी, ये एक एपी है, इनमें कॉमन डिफरेंस निकल रहा है, ये एक एपी है। अब यहाँ पर क्योंकि ये एपी है तो अगले 3 टर्म भी हमें बताने हैं, तो अगले 3 टर्म, एक फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ तक तो दिया है, हमें 5th नंबर, 6th नंबर और 7th नंबर का बताना है। तो हम यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स, 3 टर्म्स में a5, तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूले से, an के फॉर्मूले से बताया था, an इज इक्वल टू n माइनस इंटू डी। जैसे अगर मुझे 5वां टर्म निकालना है तो यहां पर मैंने 5 रखा,
तो a प्लस, यहाँ पर मैंने 5 रखा, 5 में से बन जाएगा तो ये बचेगा a प्लस 4d। फिफ्थ नंबर का टर्म निकालना है तो उससे एक कम d हो जाएगा, तो वैसे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं a प्लस 4d। a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। a हमारे पास फर्स्ट टर्म तो दिया ही है, फर्स्ट टर्म हमारा 2 दिया है, तो a1 हमारा 2 दिया है, तो a हमने फर्स्ट टर्म की जगह 2 लिख दिया, 4, और कॉमन डिफरेंस हमने निकाला था 1/2, तो ये आ गया 2 2 जा 4, ये कट गया, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू आ गया 4। फिफ्थ नंबर का टर्म आ गया। सिक्स्थ नंबर का टर्म आएगा a प्लस 5d से। a हमारे पास दिया है 2, a हमारे पास 2 दिया है यहाँ पर, प्लस 5, d की जगह हमने लिखा 1/2। अब ये नहीं कैंसिल हो रहा तो ऊपर का ऊपर इंटू कर दीजिए, 2 प्लस 5/2 एलसीएम लेंगे, 2 2 जा 4, 4 और 5 हो जाएगा आपका 9/2। फिर आप सेवेंथ नंबर का टर्म निकाल दीजिए, तीसरा नेक्स्ट 3 टर्म में। सेवेंथ नंबर का टर्म हो जाएगा a प्लस 6d। a हमारे पास 2 दिया है, 6, d हमारे पास 1/2, 2 3 जा 6 और ये 3 1 जा 3, यानी 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। सेवेंथ नंबर का टर्म आ गया 5 और ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। पहले ये चारों लिख देना कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये 4 टर्म दिए हैं। फिर उसके नीचे आप ये लिख देना कि a2 में से a1 माइनस करा तो क्या आया, a3 में से a2 माइनस किया तो क्या आया, a4 में से a3 माइनस किया तो क्या आया। अगर ये तीनों डिफरेंस सेम आ रहे हैं तो AP है, और अगर ये तीनों डिफरेंस सेम नहीं आ रहे हैं तो आप लिख देंगे दिस इज, सॉरी, अगर ये तीनों सेम नहीं आ रहे हैं तो हम बोलेंगे ये AP नहीं है, दिस इज नॉट एन AP। फिर हम सवाल को यहीं पर ले जाकर खत्म कर देंगे, दिस इज नॉट एन AP पर यहां पर ले जाके खत्म कर देंगे, दिस इज नॉट एन AP, और नेक्स्ट 3 टर्म्स बताने की जरूरत नहीं है अगर AP नहीं है तो। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा इसमें से एक आध कोई क्वेश्चंस और हम देख लेते हैं। इसमें जैसे हम थर्ड वाला देखेंगे तो थर्ड वाले में हम देखते हैं यहाँ पर डिफरेंस a2 माइनस a1, तो a2 हमारा दिया है -3.2 माइनस a1 हमारा दिया है -1.2। ठीक है, तो a2 हमारा -3/2 दिया है और ये a2 की वैल्यू है, ये a1 की वैल्यू है, इसे हम a3 की वैल्यू और a4 की वैल्यू कहेंगे। तो यहाँ पर a2 की वैल्यू में से a1 की वैल्यू माइनस कर रहे हैं, तो 3.2 में से माइनस के 3.2 में से माइनस का 1.2 माइनस करेंगे, तो -3.2, 2 माइनस का इंटू प्लस, और ये आ गया 1.2, और जब इनका डिफरेंस हमने निकाला तो ये आ जाएगा 2 में से 2 जाएगा 0 और 3 में से 1 जाएगा 2, तो -2.0, माइनस का नंबर बड़ा है तो -2.0 आ गया। अब तीसरे टर्म में से दूसरा टर्म माइनस करके देख लीजिए, तीसरे टर्म में से दूसरा टर्म माइनस करेंगे तो तीसरा टर्म हमारे पास दिया -5.2, और दूसरा टर्म हमारे पास दिया है -3.2, तो ये -3.2, ये माइनस का 5.2, 2 माइनस का इंटू प्लस और ये 3.2, डिफरेंट साइन है, सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ पॉइंट लगा है तो ये पॉइंट, और माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस, तो -2.0 बेसिकली दिख रहा है। a2 माइनस a1 भी वही आया और a3 माइनस a2 भी वही आया, तो ये AP तो है। अब तीसरा और एक बार चेक कर लेते हैं, 4 में से 3 माइनस करके, तो a4 माइनस a3, a4 हमारे पास दिया है -7.2 और a4 हमारे पास -7.2, a3 हमारे पास -5.2, माइनस का 5.2, तो यहाँ पर -7.2, 2 माइनस का इंटू प्लस 5.2 और ये आ गया -2.0। इस तरीके से ये तीनों बराबर हैं, तो हम बोलेंगे a4 माइनस a3 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a2 माइनस a1 बराबर -2.0 या -2 लिख सकते हैं ओनली, पॉइंट के बाद 0 लिखने का सेंस नहीं होता है। इस तरीके से हम बोलेंगे दिस इज एन AP, यह एक AP है, और अगर ये AP है तो अगले टर्म हमें बताना है, तो स्टार्टिंग के 4 टर्म तो हमारे पास दिए हैं, पांचवा टर्म आप निकालेंगे a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। a आपका कितना दिया हुआ था -1.2, तो a की जगह हमने लिखा -1.24, d की जगह हमारे पास डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है -2.0 आ रहा था, तो -2.0, तो ये -1.2 और 2 माइनस और प्लस का इंटू माइनस, 4 2 जा 8.0, तो ये हो जाएगा -9.2। ठीक है, जैसे मैंने a5 निकाला, फिर आप निकाल दीजिए a6 a प्लस 5d में वैल्यू रख के, फिर आप निकाल दीजिए a7 a प्लस 6d में वैल्यू को रख करके। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा।
अब जरा इसमें ये जो नेक्स्ट माइनस वाला है इसी की तरह सॉल्व कर देना। इसमें तो पॉइंट में था, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था अगर आपको पॉइंट वाले प्लस माइनस में दिक्कत होती थी, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट वाला समझा दिया। जैसे इसमें सब में माइनस लगे वैसे ये वाला भी है, ये तो बहुत ही आसान है। फिर जैसे कि अपन ने दो कर लिए हैं तो पहला तो बन ही जाएगा, और ये वाला आप इसी की तरह सॉल्व करेंगे। रूट वाला एक ये वाला मैं बता देता हूँ, इस वाले को भी एक बार मैं बता दूंगा। फिर बाकी ये वाला माइनस वाला भी आप इन्हीं दो क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर देना। एक फिर फ्रैक्शन वाला, और बाकी जो ए वाला है एक दो क्वेश्चन और मैं यहाँ पे करवा देता हूँ तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें हम देखेंगे थर्ड वाला आप कर लेंगे, फोर्थ वाला मुझे बताना है। तो फोर्थ वाले टर्म में हमारा पहला वाला जो दिया है 3.2, फर्स्ट टर्म हमारा 3.2 दिया है A1, दूसरा टर्म हमारा दिया है √2.3। सॉरी यहां पर क्लियरली देखें, फर्स्ट टर्म हमारा दिया है 3, ए हमारा फर्स्ट टर्म दिया है 3, और दूसरा हमारा दिया है 3 प्लस √2, दूसरा हमारा 3 प्लस √2, तीसरा हमारा दिया है 3 प्लस 2√2, चौथा हमारा दिया है 3 प्लस 3√2। तो ये हमारे चार टर्म दिए हुए हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म ये दिया है, तो डी हम निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 हमारा दिया है 3 प्लस √2, A2 हमारा दिया है 3 प्लस √2, A2 हमारा दिया है 3 प्लस √2 माइनस A1 हमारा दिया है 3, तो ये 3 है, प्लस का 3 माइनस का 3 कट गया, ये आ गया √2। अब हम दूसरा देखते हैं A3 माइनस A2, A3 में से A2 को माइनस करेंगे, A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो A3 हमारे पास दिया है 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 एक 3 की वैल्यू है, और A3 हमारा 3 प्लस 2√2 दिया है, और A2 हमारा 3 प्लस √2 दिया है। तो ब्रैकेट में जरूर लिख लीजिएगा, नहीं तो माइनस सिर्फ इसका होके रह जाएगा, उसको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 3 प्लस 2√2, माइनस का दोनों में इंटू होगा तो माइनस का 3 और माइनस का √2, प्लस का 3 माइनस का 3 कट जाएगा। 2√2 में से एक √2 माइनस करेंगे तो एक √2 बचेगा। ये 2√2 है प्लस के, 2√2 में से एक √2 सब्सट्रैक्ट होगा तो एक √2 बचेगा। तो यहाँ पर भी √2 आ रहा था, यहाँ पर भी √2 आ रहा था। जैसे ये दो निकालने वैसे आप तीसरा भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि ये AP है, हम लिख देंगे दिस इज एन AP, दिस इज एन AP, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है इसलिए ये AP है। और जब AP है तो नेक्स्ट टर्म्स आपको बताने हैं। पांचवा टर्म, चार टर्म तो दिए हैं, A5 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 4D। A हमारे पास कितना था, A हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो 3 दिया हुआ है प्लस 4D, D हमारे पास डिफरेंस जो है वो √2 निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर 3 प्लस 4√2 आ गया। ठीक है, वैसे ही आप A6 निकालेंगे, A6 A प्लस हो जाएगा 5D, A हमारे पास दिया है 3 और ये 5D हमारे पास √2, तो ये सिक्स्थ टर्म आ गया। वैसे ही आप सेवंथ टर्म निकालेंगे तो सेवंथ टर्म हो जाएगा आपका 3 प्लस 6√2। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब जरा इसमें एक पॉइंट वाला सवाल है, ये वाला जिसमें कि इस तरीके से दिया हुआ है, इसको बता देता हूँ, फिर एक दो क्वेश्चन और करके बता देता हूँ, देन फिर आपसे बन जाएगा। सवालों को आप कॉपी में नोट करते जाइएगा, प्रैक्टिस करते जाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप सवालों को करते जाइएगा साथ में। तो अब यहाँ पर जो है 6th नंबर का सवाल है, इसमें पहला टर्म हमारा दिया है 0.2, दूसरा टर्म दिया है 0.22, तीसरा टर्म दिया है 0.222, और फिर ये हमारा चौथा टर्म दिया है। तो AP चेक करने के लिए हम दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस करेंगे, तो A2 माइनस A1। तो दूसरा टर्म हमारे पास दिया है 0.22 और पहला टर्म हमारे पास दिया है 0.2। ठीक है, दूसरे टर्म में से यानी 0.22 में से 0.2 हम माइनस करेंगे, दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस करेंगे, पॉइंट के बाद इधर कोई नंबर नहीं है तो 0 मान सकते हो आप, माइनस करें तो ये हो जाएगा 2 और 2 में से 0 जाएगा तो 0, ये हो जाएगा 0.2, 0.02, तो ये आ गया 0.02। A2 माइनस A1 आ गया। फिर A3 माइनस A2 निकाल के चेक कर लीजिए। A3 हमारे पास दिया है 0.222, A3 हमारे पास 0.22 दिया है और A2 हमारे पास दिया है 0.22।
0.22। इसे सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं, 0.222 में से 0.22 और इधर तीसरा टर्म नहीं दिया, तीसरा जीरो मान सकते हैं, पॉइंट के बाद लास्ट में जीरो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 में से 2 जाएगा 0 और 2 में से 2 जाएगा 0 और ये हो जाएगा पॉइंट और ये 0। तो ये आ रहा है हमारा 0.002। तो यहाँ पर बेसिकली तो अलग टर्म आ गया, यहाँ पर लिखा है 0.02 और यहाँ पर लिखा है 0.002, मतलब डिफरेंस अलग आ रहा है। जब दो का ही डिफरेंस अलग आ रहा है तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर फिर लिख सकते हो कि A3 माइनस A2 बराबर नहीं है A2 माइनस A1 के, A3 माइनस A2 बराबर नहीं है A2 माइनस A1 के। लास्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है, ये AP नहीं है, तो अगले तीन टर्म भी निकालने की झंझट नहीं है। अब अगला हमारा जो डेसिमल वाला और ए वाला सवाल में आपको, सॉरी फ्रैक्शन वाला और ए वाला समझा देता हूं। इस फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे -1/2 -1/2 -1/2, सारे टर्म तो एक जैसे दिए हैं, तो पहले ही दिख रहा है AP नहीं है, सारे टर्म एक जैसे दिए हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएंगे, 0 बन जाएगा। फिर भी देख लेते हैं एक बार अपन, A2 माइनस A1, दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस करना है, तो -1/2 में से -1/2 सब्सट्रैक्ट करना है, दूसरे टर्म में से पहला टर्म सब्सट्रैक्ट करेंगे, -1/2 में से पहला वाला -1/2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये वाला माइनस यहाँ लगा दिया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका -1/2 है, 2 माइनस का इंटू +1/2 और ये -1/2 +1/2 कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे तीसरा वाला टर्म, तीसरे वाले टर्म में से दूसरा टर्म माइनस करेंगे, A3 माइनस A2, तो A3 हमारा दिख रहा है -1/2, उसमें से हम दूसरा टर्म यानी -1/2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये -1/2, 2 माइनस का इंटू हो जाएगा +1/2, -1/2 +1/2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 0। तो बेसिकली हम देखें सब में 0 तो कम से कम ऐड हो ही रहा है, अगर सारे टर्म एक जैसे दिए हैं तब भी वो AP है, क्योंकि सब में एक कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है, 0 भी एक नंबर है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं तीसरा वाला भी अब माइनस करेंगे तो वही है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, सारे एक जैसे ही हैं तो भी 0 ही आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज एन AP, यह एक AP है क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है। अब अगला हम टर्म अगर निकालेंगे, इसमें 5 वाला टर्म निकालेंगे तो A + 4D वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पहला टर्म आपका -1/2 है, डिफरेंस आपका डिफरेंस आपका 0 आया था, डिफरेंस आपका 0, तो -1/2, 4 का 0 में इंटू करेंगे 0 और 0 अगर किसी में प्लस करते हैं वही नंबर आता है। ऐसे ही आप A6 निकाल देंगे, ऐसे ही A7 निकाल देंगे और सब में आंसर -1/2 ही आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये AP है, और अगले तीन टर्म भी -1/2 ही आएंगे क्योंकि सारे के टर्म -1/2 दिए हैं। अब जरा इसमें लास्ट वाले सवाल में हम देख लेते हैं ये AP है कि नहीं है, चेक करते हैं जरा। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म हमारा दिया है 2A, फर्स्ट टर्म हमारा दिया है A, 2A में से A जाएगा तो A बचेगा, बिल्कुल। A3 माइनस A2, तीसरे वाले टर्म में से पहला वाला टर्म माइनस करेंगे, तीसरा टर्म दिया है 3A और दूसरा टर्म दिया है 2A, 3A में से 2A जाएगा तो भी A बचेगा। तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है, तो A है, AP है ये। अब 4A में से 3A जाएगा, यानी A4 में से A3 माइनस करेंगे हम, तो 4A में से 3A जाएगा तो भी A बचेगा, मतलब ये सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये AP है। और AP है तो अगले तीन टर्म निकालने के लिए पांचवा टर्म A5 निकालना है, तो A + 4D, A आपका यानी फर्स्ट टर्म दिया है A और 4 × D आपका दिया है A, डिफरेंस भी A आ रहा है, सबका डिफरेंस A आ रहा है, तो A + 4A, A + 4A मतलब ये हो जाएगा 5A, तो फिफ्थ नंबर का टर्म 5A आ गया। ऐसे ही आपका सिक्स्थ नंबर का टर्म 6A आ जाएगा, सेवंथ नंबर का टर्म 7A आ जाएगा, और इस तरीके से आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकल जाएंगे। आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। और इसके बाद कुछ और इसमें सम्स दिए हैं, तो इनको जरा थोड़ा सा ब्रीफली मैं समझा देता हूँ, तो चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी, फिर आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। 9th वाले में ये वाला, सॉरी 11th वाले सवाल में आप A² में से अगर A माइनस करेंगे, यानी दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस करेंगे, तो A² में से A तो माइनस नहीं होगा, बस दोनों में A कॉमन हो जाएगा, तो A - A ये बन जाएगा। फिर तीसरे टर्म में से दूसरा टर्म माइनस करेंगे, यानी A3 में से A² माइनस करेंगे, तो दोनों में A² कॉमन हो जाएगा, तो
तो इसमें से ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ए के बचेगा, ये पूरा ए स्क्वायर बाहर निकल गया तो 1 हो जाएगा। अच्छा, इसमें से अपन ने ए बाहर निकाला था तो स्क्वायर में से ए निकला तो एक ए अंदर रहेगा, ये ए बाहर निकल जाएगा तो 1। तो ए माइनस वन इतना तो कॉमन दिख रहा है, लेकिन ये कॉमन नहीं है, उधर ए दिया है इधर ए स्क्वायर दिया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए3 माइनस ये था हमारा a2 माइनस a1 और ये था हमारा a3 माइनस a2। तो इस तरीके से a3 माइनस a2 और a2 माइनस a1 आपके बराबर नहीं आ रहे हैं। दूसरे में से पहला माइनस किया तो ये आ रहा है, तीसरे में से दूसरा माइनस किया तो ये आ रहा है। तो इस तरीके से ये बराबर नहीं आ रहा है, इधर a लिखा था इधर a स्क्वायर लिखा है, तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाले सवाल में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर पहला टर्म हमारा √2 दिया है, दूसरा टर्म हमारा √8, तीसरा 18 और चौथा हमारा √32 दिया है। तो पहला अगर हमारा अगर हम इनमें डिफरेंस निकालें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म हमारा √8 दिया है, फर्स्ट टर्म हमारा √2 दिया है। तो √8 में से √2 नहीं जाएगा, लेकिन √8 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो √8 के फैक्टर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। यहाँ पर 2 का पेयर बन जाएगा तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, ये वाला 2 अंदर रहेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 8 का मतलब हो जाएगा 2√2 और ये हमारा √2 है। 2 √2 में से एक √2 जाएगा तो एक √2 बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बाकी अगर हम निकालेंगे a3 माइनस a2, तो a3 हमारे पास दिया है √18 और ये दिया है 8, तो √18 माइनस √8, √18 यानी 18 के फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 का पेयर बन जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा, 2 अंदर रहेगा, तो 3√2 और ये हम √8 का निकाला था तो 2√2 आया था। 3√2 में से 2 √2 जाएंगे तो एक √2 बचेगा। मतलब यहाँ पर हमें सिंपली दिख रहा है कि यहाँ पर भी √2 आया था, यहाँ पर भी √2 आया, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये हम AP है। अब ऐसे ही आप इसमें से निकालेंगे तो ये 4√2 आ जाएगा, ये 3√2 आ जाएगा, 4√2 में से 3√2 जाएगा तो एक √2 बचेगा, ये भी आपका √2 आ गया, मतलब कॉमन डिफरेंस तो निकल रहा है। तो हम बोलेंगे दिस इज एन AP, दिस इज एन AP, ये आपका AP है। और अगर ये AP है तो हम कह सकते हैं, अगर ये AP है तो हम कह सकते हैं नेक्स्ट 3 टर्म हम निकाल सकते हैं। A5 हमारा होगा a + 4D, A हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ पर √2 दिया हुआ है +4, डिफरेंस हमारा निकल के आया था √2, तो ये हो जाएगा √2, ये √2 प्लस 4√2, 4√2 ये है, एक √2 ये है, आ जाएगा आपका 5√2। ठीक है, अगर इसे आप अंदर करेंगे तो अंदर करने के लिए हमें 5 × 5 करना पड़ेगा, क्योंकि पेयर बनेगा तभी तो एक बाहर निकलेगा, तो 5 5 जो 25 और 25 2 जा हो जाएगा 50, तो अगला टर्म हमारा आ जाएगा 50 आ जाएगा। फिर ऐसे ही आप A6 निकालेंगे, A6 निकालेंगे तो आपको लिखना है a + 5D, A आपका √2 दिया है, ये 5 और D भी आपका √2 दिया है, तो ये 5√2 और ये 1√2 हो जाएगा आपका 6√2। ठीक है, अब इसे आप रूट के अंदर ले जाएंगे तो 6 जब अंदर जाएगा तो 2 बार 6 हो जाएगा, क्योंकि जब 6 का पेयर बनेगा तभी एक 6 बाहर निकलेगा, 6 6 36, 36 2 जा हो जाएगा 72। ऐसे ही आप निकाल देंगे, A7 टर्म निकाल देंगे। तो आई होप बात समझ में यहाँ पर आ गई होगी। तो ये भी बात समझ में, अच्छा ये वाली यहाँ तक समझ में आ गई, इसको भी जैसे ये करा था वैसे ही ट्राई करके देखना। तो बेसिकली तो यहाँ पर हमें नहीं लगता ये AP है, क्योंकि यहाँ तो अपन फैक्टर करके बाहर निकल भी रहे थे, इसमें बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्यों नहीं निकल पाएंगे, जैसे ये √3 था हमारा और ये हमारा √6 है, तो √6 के अंदर आएगा 2 × 3, इधर तो पेयर बन नहीं रहा है, पेयर नहीं बन रहा है तो ये बाहर निकलेगा नहीं, और जब बाहर नहीं निकलेगा तो इसमें हम A2 माइनस A1 निकालेंगे, तो A2 हमारा √6 ही रहेगा और A1 हमारा √3 ही रहेगा। ये सब्सट्रैक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि इधर रूट के अंदर अलग नंबर, इधर रूट के नंबर अलग नंबर, इसलिए इसको ऐसा ही छोड़ना पड़ेगा। तो A2 माइनस A1 √6 माइनस √3 आएगा। फिर आपका A3 माइनस A2 निकालेंगे, तो A3 माइनस A2, A3 हमारे पास दिया है √9 और A2 हमारे पास दिया है √6। तो अब यहाँ पर √9 का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, √9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, क्योंकि रूट के अंदर लिखेंगे 9 को तो 3 × 3 लिख सकते हैं, 3 का पेयर बन रहा है तो एक 3 बाहर निकल जाएगा। तो अब ये 3 माइनस √6, तो ये अलग टर्म आ रहा है, ये अलग टर्म आ रहा है, इसको और सॉल्व कर नहीं सकते हैं और ये भी यहीं तक जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट एन AP। तो ये वाली जो है 12th वाला सवाल आपका AP नहीं है। इस वाले में अगर आप देखेंगे 13th 14th वाले सवाल में, तो यहाँ पर सेकेंड टर्म आपका 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर
और फर्स्ट टर्म आपका 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9 में से बन जाएगा 8, तो ये आ गया हमारा a2 माइनस a1। फिर आप a3 माइनस a2 निकालिए, तो a3 माइनस a2 निकालने के लिए a3 आपका दिया है 5 का स्क्वायर मतलब 25, a2 आपका दिया है 3 का स्क्वायर मतलब 9, 25 में से 9 जाएगा तो 16, यहाँ पर 8 आ रहा था, यहाँ पे 16 आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब a3 माइनस a2 बराबर नहीं है a2 माइनस a1 के, तो लिखेंगे दिस इज नॉट एन एपी, और ये सवाल भी यहीं पर फिनिश हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पर अपन ने ये वाला करवा दिया, वैसे ही आप ये वाला भी करेंगे और इस वाले का आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि ये एपी है कि नहीं है। इसको वैसे ही करना जैसे ये वाला मैंने आपको बताया। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी, और अब हम इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। और तब तक आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इसे लाइक करें, और जो भी प्रॉब्लम या डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, जिससे कि मैं आपके डाउट को अलग से सेपरेट वीडियो में समझा सकूं। और अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग ट्रिग्नोब्रेन।